हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम आई एस बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, आज हम विजन आई ए एस की मेंस टेस्ट सीरीज जीएस पेपर 2 करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मेंस टेस्ट सीरीज ये मेंस टेस्ट सीरीज में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो विजन आई ए एस की टेस्ट सीरीज से आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं विजन आई ए एस की टेस्ट सीरीज से। तो उसी को लेकर मैं आपके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ विजन आई ए एस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया क्या गया है, क्योंकि सबसे पहले हम उसी का वर्णन करेंगे कि 7वीं अनुसूची में दिया क्या गया है। तो दोस्तों, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तीनों अनुसूचियाँ दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों का शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। पूरे डिटेल से दिया गया है कि कौन कौन सी शक्तियाँ इसके पास होंगी, कौन कौन से मामले हैं जिन पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संघ को कानून बनाने का अधिकार है। तो इनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची में। और दोस्तों, सेकंड हमें लिखना है कि क्या 7वीं अनुसूची, देखो इनमें पॉइंट दिए गए हैं कि दृष्टिकोण हमारा क्या होना चाहिए। तो दृष्टिकोण हमारा पहले ये होना चाहिए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संक्षिप्त विवरण, जो मैंने आपको बताया क्या दिया गया है, ये लिखना है, ज़्यादा लिखना है, 3-4 लाइन में लिख देना आपको। फिर क्या 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों, आप सोच के देखो कि जिस टाइम पे संविधान बना था 1947, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमने शक्तियों का विभाजन किया था, तीनों अनुसूचियों का। तो इतने साल बीत चुके हैं, बहुत से ऐसे मामले नए आए हैं, जैसे कि कोविड-19 का देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे मामले नए आए हैं जिनको किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। वैसे अब तक मतलब ये है कि जो किसी भी सूची में, जो मामला किसी भी सूची में नहीं है, तो उस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। लेकिन अब ये मामले इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इनको ऐड करना ज़रूरी है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, जैसे भी सही लगेगा, लेकिन इनको ऐड करना ज़रूरी है। इसलिए हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, यानी हमें 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्यों है ये मैंने आपको बताया है। देखो, इसमें भी लिया गया है कि 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। कौन से कारण है? शासन की उभरती हुई आवश्यकताएं, जैसे गवर्नेंस की आवश्यकताएं स्थिर नहीं होती, बल्कि समय के साथ साथ बदलती रहती है। जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण आदि जैसी चिंताओं को अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता है। जैसे ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामले हैं, ये किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किए गए, तो इनको शामिल करने की आवश्यकता है। अब तक इन पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर मामले इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वैसे तो केंद्र सरकार को जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मामले होते हैं, जो मेन प्रमुख मामले होते हैं, जैसे देश की सुरक्षा, ऐसे ऐसे मामले जो हैं केंद्र सरकार को दिए गए हैं, इन पे कानून बनाने की मतलब इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अब से ये भी है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण, जैसे कोविड-19, अभी कुछ दिन पहले जैसे बाढ़ से पीड़ित लोगों का संरक्षण के लिए उन्होंने जो उपाय किए, तो ये सब चीज़ें भी, ये सारा दबाव क्या है, केंद्र सरकार के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए हमें इन शक्तियों का विभाजन करने की ज़रूरत है, इनको ऐड करने की ज़रूरत है हमें। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया, बढ़ता हुआ केंद्रीकरण। संविधान स्पष्ट रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संघ सूची तथा राज्य सूची पर समवर्ती सूची के प्रभुत्व को सुनिश्चित करता है। देखो, समवर्ती सूची पर किसका प्रभुत्व होता है? राज्य का, और राज्य पर केंद्र का। वैसे तो ज़्यादातर राज्य में भी और समवर्ती में भी, संघ में तो देखो केंद्र सरकार कानून बनाती ही है। राज्य सूची में भी ऐसे ऐसे विषय हैं कि जिन पर कोई ऐसी घटना हो जाए जिस पर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हो, तो वहाँ पे भी राज्य सरकार कानून ना बना के उस पर भी कौन बनाता है? केंद्र सरकार, यानी संघ कानून बनाता है। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य भी और संघ भी, दोनों के दोनों कानून बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुकी कि जो मामला किसी भी समवर्ती सूची में नहीं दिया गया, कोई भी सूची में नहीं दिया गया, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है कि राज्य सूची के विषयों का अतिक्रमण। वर्ष 1950 से संघ सूची 97 से बढ़कर 100 और समवर्ती सूची 47 से 52 में विषयों की बढ़ी हुई है। देखो, शुरू में 1950 में जब इनका विभाजन हुआ शक्तियों का, तो संघ सूची में विषय थे 97, अब ये कितने हो गए? 100। समवर्ती सूची में विषय थे 47 और अब हो गए हैं 52। जबकि राज्य सूची में 66 से 61 हो गई हैं, मतलब इनके घट गए। समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो घट गए हैं, और संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय हैं जो बढ़ गए हैं। के तहत विषयों की संख्या क्रमिक रूप से कम हुई है। इसके 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों अर्थात शिक्षा, वन,
वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन तथा बाट और माप को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन सूचियों को अब किस में स्थानांतरित कर दिया गया? समवर्ती सूची में। लेकिन फिर भी इनका क्या है, कम हो रही है। समवर्ती सूची के जो विषय है फिर भी कम हो रहे हैं। 5 को जो है स्थानांतरित कर दिया गया है, फिर भी इसके विषय जो कम हो रहे हैं इनसे, राज्य सूची और संघ सूची से। इसके बाद दिया गया है विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अधिनियम के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों के विकेंद्रीकरण के मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। यह कार्य स्थानीय स्तर पर शक्तियों के विभाजन को संशोधित करके किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में 3 स्तर बनाए गए हैं, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, स्थानीय स्तर। जबकि सभी देशों में एकीकृत सरकार है, सिर्फ केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ही पूरे देश के निर्णय लेती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में सिर्फ केंद्र सरकार ही निर्णय लेती है। हमारे भारत में केंद्र सरकार के पास मेन मुद्दे हैं, उसके बाद ये राज्य सरकार, और राज्य सरकार से भी स्थानीय स्तर के लोगों को भी, स्थानीय स्तर जो उनको भी शक्ति प्रदान की गई है ग्रामीण और नगरों के मामले में कुछ मतलब छोटे मोटे निर्णय लेने की। इसके बाद है उपयुक्त प्लेसमेंट। अंतर्राज्यीय विषमता, सांस्कृतिक समूहों की विविधता और संघीय लोकाचार को ध्यान में रखते हुए कुछ विषयों को राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। देखो ये वही बात है, ये वही कारण है जो हमें मजबूर करते हैं कि हम 7वीं अनुसूची पर फिर से पुनर्विचार करें। जैसे कि यहाँ क्या है कि कुछ समूह या कुछ सांस्कृतिक समूह या कुछ मामले ऐसे हैं जिनको हमें राज्य सूची या समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की जरूरत है। जैसे कि यद्यपि भूमि राज्य सूची का विषय है, भूमि राज्य सूची का विषय है कि इस पर कौन कानून बनाता, राज्य बनाता, किंतु इसका समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 संपत्ति के अर्जन एवं अधिग्रहण और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 6 कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के हस्तांतरण के साथ अतिव्यापन होता है। वही कहने का सीधा सा मतलब है उपयुक्त प्लेसमेंट। देखो वैसे तो कृषि के ऊपर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर भूमि के हस्तांतरण से रिलेटेड कोई मामला है, अधिग्रहण से रिलेटेड कोई मामला है, तो वहां पे कौन कानून बनाता है? वहां पे ये समवर्ती सूची को विषय दिए गए हैं कि अधिग्रहण का कोई मामला होगा या फिर जैसे हस्तांतरण का, भूमि या संपत्ति के हस्तांतरण का कोई मामला होगा तो समवर्ती सूची में है, और कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो ऐसे में हमें इसके उपयुक्त प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनको स्थानांतरित करने की जरूरत है कि या तो इसको राज्य सूची में ही कर दिया जाए, मतलब हस्तांतरण का मामला भी, अधिग्रहण का मामला भी, और अगर कानून बनाने हैं कृषि पर तो वो भी, मतलब टोटली ही राज्य सरकार को दे दिए जाए, या फिर तीनों के तीनों जो मैटर हैं वो तीनों के तीनों समवर्ती सूची में डाल दी जाए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि उपयुक्त प्लेसमेंट के अनुसार हमें इनको स्थानांतरित कर देना चाहिए। फिर अब प्रविष्टियों को हटाना। जो प्रविष्टियां पुरानी हो गई हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमने इनका विभाजन शुरू में कब किया था, स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 में। जो प्रविष्टियां पुरानी हो गई और विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रासंगिक नहीं है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। जैसे कि सूची 3 की प्रविष्टि 37 जो बॉयलर से संबंधित है, और सूची 1 की प्रविष्टि 34 जो भारतीय राज्यों के शासकों की परिसंपत्ति के लिए कोर्ट ऑफ वार से संबंधित है। तो इनको हटा देना चाहिए, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब इनका कोई महत्व ही नहीं रहा है। विभिन्न आयोगों की अनुशंसाएं। विभिन्न आयोगों ने शक्ति विभाजन में परिवर्तन की आवश्यकता पर संकेत दिया है। विभिन्न आयोगों ने, M.N. पुंची वित्त आयोग, इन्होंने भी इस पर ये सुझाव दिया है कि 7वीं अनुसूची के जो विषय हैं उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। तो और भी कई आयोग हैं जिन्होंने ये विचार दिया है कि हाँ भैया हमें ज़रूरत है कि पुनर्विचार किया जाए, हस्तांतरण दोबारा से किया जाए, शक्तियों का बंटवारा दोबारा से किया जाए, कुछ को ऐड किया जाए, कुछ को हटाया जाए, टोटली मतलब इसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि दूसरी ओर भारत की एकता और अखंडता एवं संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु यह तर्क दिया जाता है कि 7वीं अनुसूची में बेहतर प्रभाव के साथ एक मजबूत केंद्र समय की मांग है। आदर्श रूप से 7वीं अनुसूची की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 7वीं अनुसूची में विषयों से निपटने के दौरान कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि केवल उन विषयों को समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो। अवशिष्ट शक्तियों को दुर्लभ उपयोग। समवर्ती सूची के तहत आने वाली विधियों के क्षेत्र में संघ और राज्य का विकास समय की जरूरतों बदलती परिस्थितियों के साथ हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
ये बस 7वीं अनुसूची से रिलेटेड था। अगर आपको अच्छे से पता हो कि किसके पास कौन से अधिकार दिए गए हैं तो आप आराम से लिख सकते हो, बना बना के भी लिख सकते हो, इसमें कुछ खास था ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन है न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान। ऑनलाइन विवाद समाधान, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए भारत में इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। जैसे कि हम अभी ऑनलाइन में क्या करते हैं, कोई कंप्लेंट करनी है, कोई एफआईआर करनी है, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं ना, मतलब चला हुआ है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हमारे पास जो है प्लेटफॉर्म होते हैं और ऑनलाइन भी हमें प्लेटफॉर्म दिए गए, तो उन्हीं के हमें लाभ आने लिखने हैं, उनकी हमें क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और क्या उनसे हमें लाभ हो रही हैं, ये होता क्या है ऑनलाइन विवाद समाधान, ये चीज़ें हमें लिखनी है। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए इसमें कि ऑनलाइन विवाद समाधान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि ऑनलाइन विवाद समाधान है क्या। न्याय वितरण के लिए ओडीआर के लाभों को रेखांकित कीजिए, लाभों को लिखना है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए। ये जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है ओडीआर का, तो इसमें कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है वो, तदनुसार निष्कर्ष, उसके बाद हमें निष्कर्ष लिखना है। उत्तर पे चलते हैं। ऑनलाइन विवाद समाधान है क्या। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन परंपरागत न्यायालय प्रणाली के बाहर विवाद से बचने, इसे नियंत्रित करने एवं समाधान के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह कार्य पंच निर्णय सुलह और मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों के साथ किया जाता है। वैकल्पिक विवाद समाधान, मध्यस्थता, एडीआर। एडीआर क्या होता है, जैसे दो लोगों के मध्य, दो दलों के मध्य समझौता कराने वाला एक दल होता है ये, तो तकनीकों के साथ किया जाता है विवाद समाधान उपाय के रूप में। इसे सार्वजनिक न्यायालय प्रणाली के विस्तार के माध्यम से एवं इसके बाहर भी दोनों रूपों में प्रदान किया जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र के लाभ क्या हैं। लागत प्रभावी, विवाद समाधान का आर्थिक बोझ प्रायः न्याय वितरण प्रक्रिया को दंड में परिवर्तित कर देता है। जैसे भी हमने किसी की कंप्लेंट की तो लगाते रहो कोर्ट के चक्कर, लगाते रहो कोर्ट के चक्कर, कभी पुलिस वाले, कभी थाने वाले, पैसे भी खाते हैं, किराया भी लगता है, सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, ये हमारे मतलब जो है लागत इतनी आ जाती है इसमें कि वही हमें हमारे लिए सजा हो जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि विवाद समाधान का आर्थिक बोझ हमारे ऊपर क्या बन जाता है, दंड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह न्याय तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है। इस आलोक में और एक चीज और है, ऑफलाइन में जो फैसले होते हैं वो बहुत ही लेट होते हैं, बहुत ही देरी से होते हैं। इस आलोक में ओडीआर विवाद समाधान का एक लागत प्रभावी तरीका प्रस्तुत करता है। इसमें समाधान के लिए लगने वाले समय को कम करके विविध लागत को कम करने की क्षमता है। मान लो हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमें एफआईआर करनी है, किसी की कोई कंप्लेंट डालनी है, हमें गली मोहल्ले की कोई कंप्लेंट डालनी है, भैया ऐसे ऐसे जो हमारी गली है वो ऐसे बन रही थी और वो रुक गई है, या फिर भैया हमारी जो गली है इतनी खराब हो चुकी है, हमारा मोहल्ला है इसमें इतनी गंदगी भरी पड़ी हुई है कि भी जो नगर निगम वाले हैं सफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई भी मैटर जो हमें डालना है तो हम सीधा गूगल पे सर्च करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और डाल देते हैं। ना हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना हमारे पैसे लगे, और उस पर एक्शन भी लिया जाता है और जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाता है ऑनलाइन में। तो वही है कि ये हमें इससे बचाता है, लागत से बचाता है, इसमें ज़्यादा हमारी लागत नहीं आती, समय की भी हमारी बचत होती है। अनुकूलन योग्य प्रक्रियाओं की अनुमति देता है। गैर परंपरागत ओडीआर प्रक्रियाओं के साथ ओडीआर का एकीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से विकसित किए जा सकने वाले मॉडलों के प्रकार के संदर्भ में असीम संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार ओडीआर विवादों के कुछ विशेष वर्गों के लिए चयनित और अनुकूलित प्रक्रियाओं के माध्यम से मल्टी डोर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को संभव बना सकता है। थर्ड इसमें ऑप्शन है कि मानव निर्णय के कारण निहित पूर्वाग्रह को सीमित करता है, कि ओडीआर प्लेटफॉर्म विशेष रूप से जो व्याख्यान और ईमेल पर आधारित होते हैं, तो लिंग सामाजिक स्थिति, नृजातीयता, नस्ल आदि से संबंधित ऑडियो विजुअल संकेतों को पृथक करते हैं। ये पक्षकार कौन है, इस पर ध्यान दिए बिना विवादित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों और सूचनाओं के आधार पर विवादों को हल करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है। विवाद समाधान को प्रोत्साहित करता है। ओडीआर अधिक से अधिक पक्षों को भौतिक न्यायालयों अथवा एडीआर केंद्रों तक पहुंच की कमी, विवाद समाधान की लागत, अक्षमताओं के कारण आने वाली बाधाओं जैसे प्रमुख चिंताओं को कम करके अपने विवादों को हल करने का विकल्प
चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये जो आजकल हमें प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ना ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ये इतना मतलब एक तो हमारी लागत को कम करता है, आर्थिक बोझ के नीचे इंसान नहीं दबता है, देरी नहीं लगती है, क्योंकि कोई भी फैसला होता है बहुत जल्दी इस पर एक्शन लिया जाता है। और क्या है, टेंशन बहुत कम रहती है। मान लो आज हमने एफआईआर की, कल हमने कोई कंप्लेंट डाली, 2-3 दिन के अंदर हमें उसका परिणाम मिल जाता है। जबकि ऑफलाइन में हमें हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब इसके लाभ दिए गए थे। इसकी हानियों से, चुनौतियों से हम देखते हुए चलते हैं क्या क्या इसकी चुनौतियां हैं। डिजिटल डिवाइस, ओडीआर को एक पूर्वापेक्षा के रूप में डिजिटल साक्षरता के मूलभूत स्तर की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ओडीआर को व्यापक आधार पर अपनाने के लिए देश भर में अनिवार्य रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी अवसंरचना की आवश्यकता होती है। देखो भाई, जब तक डिजिटल हमारे पास अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी नहीं होगी, संरचना नहीं होगी इसकी, तो फिर ओडीआर हमारे कोई काम का ही नहीं रहेगा, है ना। तब तक हमारे पास प्रौद्योगिकी तकनीक विकसित होगी नहीं, तो फिर ओडीआर का प्लेटफॉर्म काम क्या आएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है इसके लिए। निष्ठा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं, प्रौद्योगिकी का वर्तमान एकीकरण आमने सामने वार्तालापों में कमी से निष्ठा और गोपनीयता के लिए चुनौतियां उत्पन्न की हैं। मान लो ऑफलाइन हम किसी समस्या के समाधान में समस्या का समाधान करते हैं, आमने सामने बात हो जाती है, तो इसमें ये नहीं रहता कि हमारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ों से, जहाँ जितने लोग होंगे वहीं तक वो सीमित रहेंगी, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी डिटेल जो भी है, बातें हमारे तक ही सीमित रहेंगी। लेकिन ऑनलाइन में हमें गूगल पे करना होता है सब कुछ, तो इसमें ये टेंशन रहती है कि कहीं हमारी जो डिटेल है दूसरों तक ना पहुंच जाए, पब्लिक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। तो ये हमें जो है समस्या इसकी रहती है, इसकी चिंताएं रहती हैं। ओडीआर सेवाओं में विश्वास की कमी, देश में बहुत से लोग उभरती तकनीक पर विश्वास नहीं करते, सही बात है। ओडीआर प्लेटफॉर्म दे तो दिया गया, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते, वो ऑफलाइन पे ही विश्वास करते हैं। प्राचीन वैश्विक विधिक प्रक्रियाएं, विवाद समाधान की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ प्राचीन प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती हैं, ओडीआर के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में दस्तावेजों को ऑनलाइन अनुप्रमाणित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ओडीआर तंत्र के लिए ग्राम क्षेत्र पर सोशल मीडिया, शिक्षा कार्यशालाओं और अभियानों आदि के माध्यम से जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में है, विकसित है प्रौद्योगिकी, लेकिन इतनी विकसित नहीं है। अभी भी हमें ज़रूरत है कि ग्राम स्तर पर या हम नगर स्तर पर क्या करें, मीडिया, सोशल मीडिया या कार्यशालाओं, अभियानों आदि के माध्यम से जन जागरूकता पर प्रशिक्षण दें लोगों को, ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त तकनीकी और प्रशासनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए ओडीआर वित्तीय सहायता प्रदान करना समय की मांग है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।